रीबर्थ ऑफ सीक्रेट बिलियनर एपिसोड 10। निहारिका और आर्यन के जाने के बाद अर्जुन अपनी मॉम डैड और रूपाली के दादाजी को समझाता है कि वे लोग चिंता ना करें, ऐसा कुछ भी ना होगा उसके साथ, जबकि डरों से खुद अंदर से लग रहा था। और अर्जुन की बात सुनकर दादाजी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, कुछ होगा भी तो मुझे उम्मीद कि तुम सब संभाल लोगे अर्जुन बेटे, मैं यूं ही नहीं रूपाली के लिए तुम्हें चुना है। जिसे सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगता और फिर वापस सभी स्टेज पर आकर सगाई की रस्म शुरू करते हैं। अर्जुन रूपाली की उंगली में अंगूठी पहनाने देता है, जिसके साथ ही पूरे हॉल में तालियां बजने लगती है। फिर सभी रूपाली के अर्जुन को अंगूठी पहनाने का इंतजार करने लगते हैं, जो अपने हाथ में अंगूठी लेकर किसी सोच में घूम थी। दादाजी जब रूपाली को कुछ सोचता हुआ देखते हैं तो वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, देखो बेटी, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए अच्छा लड़का चुना, मुझ पर विश्वास करके अर्जुन को अंगूठी पहना दो, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, यह वादा है तुम्हारे दादाजी का तुमसे। अपने दादाजी की बात सुनकर रूपाली फेंकी मुस्कान से उन्हें देखती है, क्योंकि वो जानती थे कि दादाजी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है। वो इस आदमी के साथ शायद लाइफ में कभी खुशी नहीं रह पाएगी, लेकिन अपने दादाजी की इच्छा के लिए वो और अपने प्यार को बचाने के लिए उसे ये करना ही होगा। यही सोचकर वो गहरी सांस लेकर अर्जुन की उंगली में भी अंगूठी पहना देती है, जिसके साथ ही पूरे हॉल में तालियां बजने लगती हैं। उनकी फोटो खींच रहा कैमरामैन को अर्जुन कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर उन फोटो को अर्जुन के फोन पर भेज देता है, जिसे अर्जुन रवि को सेंड करता है। साथ में वो 2-3 फोटो और जोड़ देता है जब निहारिका उनके आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। और मैसेज में लिखता है, रवि सिंह हो गई मेरी और तुम्हारी। सॉरी यानी मेरी रूपाली की सगाई। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने मेरी और रूपाली की सगाई तोड़ने के लिए ऐसी लड़की को क्यों भेजा जो अपनी बात सही से रख भी नहीं पाई बेचारी। देखो कैसे मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी, जैसे मैं उसकी चाल वास्तव में कामयाब होने दूंगा। मैं अर्जुन हूँ अर्जुन, और मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है। दिखना कि कुछ घंटे बाद तुम्हारे पास में अपनी और रूपाली की शादी की भी सारी फोटो भेज दूंगा, और उसके बाद रूपाली हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, सिर्फ मेरी। यह मैसेज सेंड कर अर्जुन मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी उसके फोन पर अपने हैदराबाद की कंपनी को संभाल रहे आदमी का कॉल आता है, जिसे देख कंफ्यूज होकर वो कॉल रिसीव करता है। तो दूसरी तरफ से वो आदमी बताता है कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एकदम से जिन्होंने भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था अब वापस ले लिया, और हमने जितना पैसा लगाया था वह सारा डूब चुका है, और अब हमने जिनसे माल लिया था उनके मालिक हमसे पैसा मांग रहे हैं, प्लीज आप ही संभालिए। अब जिसकी बात सुनकर अर्जुन हैरान और गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम, एकदम से ऐसा कैसे हो गया, और सबने अपने इन्वेस्ट की हुई पैसे कैसे वापस। लेकिन इतना बोलते ही उसे कुछ याद आता है, जिससे याद करो अपना सिर पकड़ लेता है, यानी कि उसे मास्क वाली लड़के आर्यन सिंह ने अपनी कही हुई बात आखिर में पूरी करी ही दी। जैसे उसने कहा था कि वो उसकी एक कंपनी को बर्बाद कर देगा क्योंकि उसने उसकी वाइफ को धक्का मारा था। और अर्जुन फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, आर्यन सिंह मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने अच्छा नहीं किया मुझसे पंगा लेकर। इधर दूसरी तरफ आर्यन कार ड्राइव कर रहा था और निहारिका उसके पास बैठे उसे ही देखे जा रही थी, जो पहले बहुत गुस्से में लग रहा था, लेकिन किसी को मैसेज करने के बाद उसके चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ जाती है। और यह आम मुस्कान नहीं बल्कि ऐसी मुस्कान थी जैसे उसके पति ने कुछ तो किया है बड़ा, लेकिन क्या। निहारिका यही सोचकर कंफ्यूज होकर आर्यन को देखकर बोली, हब्बी आपकी यह चेहरे की मुस्कान मुझे ऐसा क्यों बता रही है जैसे कि आपने किसी के साथ कुछ किया हो। लेकिन बोलने के साथ ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं कुछ याद करके, जिन्हें देखकर आर्यन उसे भी एक मुस्कान पास कर देता है, जिसे देखकर निहारिका जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं मैंने हब्बी आपको मना किया था ऐसा करने से, फिर आप कैसे ऐसा कर सकते हो। निहारिका की बात सुनकर आर्यन सामने देखते हुए कार ड्राइव करके सीरियस होकर थोड़ी गुस्से में बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसने दो सबसे बड़ी गलती करी थी, पहले तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हें हाथ लगाना और ऊपर से तुम्हें धक्का मारा। अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम्हें चोट लग जाती, तो सोचो अगर तुम्हें चोट लग जाती तो फिर उसके साथ क्या होता, शायद अभी वो अपना सब कुछ खो बैठता। इस हिसाब से देखा जाए तो अभी मैंने उसे पर ज्यादा बड़ी सजा नहीं दी उसकी एक कंपनी बंद करके। और आर्यन की बात सुनकर निहारिका हैरान होकर उसे देखने लगती है, ये छोटी सजा थी, अरे उसको कई साल लग गई होगी उसे कंपनी को खड़ी करने में, और यह आदमी बोल रहा है कि उसने उसे धक्का मारा इसलिए उसने छोटी सी सजा दी उसकी कंपनी को बंद करके, और कितना बर्बाद करना था उसको। निहारिका को इस तरह अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके सोचता हुआ देखकर आर्यन अपना एक हाथ उसके गाल पर रख प्यार से बोला, अभी तुमने अपने पति का पूरी तरह से असली चेहरा नहीं देखा है कि मैं जब अपनी पर आ जाता हूं तो किसको कितना ज्यादा बर्बाद कर सकता हूं। ये तो ट्रेलर भी नहीं था सही, अगर तुम्हें पिक्चर दिखा देना तो तुम शायद बेहोशी हो जाओगी, इसलिए इस बात को यहीं पर खत्म करो और बताओ कि अब कहां चलना है, घर पर या फिर वापस हॉस्पिटल।
आर्यन की बात सुनकर निहारिका हाँ में सिर हिला देती है। बस सच में वह ये सोचना भी नहीं चाहती थी कि यह आदमी जब किसी को बर्बाद करने पर आ जाए तो वह कितने आगे तक जा सकता है, और वह उसका वो रूप देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको अपना आर्यन मासूम और प्यारा ही अच्छा लगता है, ना कि डेविल रूप। यही सोचकर निहारिका गहरी सांस लेकर जैसे ही कुछ बोलने को होती है तभी आर्यन के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो निहारिका से बोला, वाइफी तुम कभी डांस क्लब या नाइट क्लब गई हो घूमने के लिए? और आर्यन को एकदम से ऐसी बात करते हुए देखकर निहारिका कंफ्यूज होकर बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं, और हाँ शायद मैं एक बार अपनी सहेली के साथ गई तो थी, लेकिन वहां का इतना गंदा माहौल था कि मैं 5 मिनट भी नहीं रुकी और भाग कर आई थी। निहारिका बुरा सा मुंह बनाकर बोली, सच में वहां लड़का और लड़कियां सिर्फ अपने हवस करने के लिए जाती हैं जो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कोई भी किसी को भी कहीं भी छूता है और वह उसे कुछ भी नहीं बोलता या बोलती। इतना गंदा माहौल हो तो उसने कभी नहीं देखा, ना देखना चाहती थी, इसलिए वो सिर्फ 5 मिनट में ही भाग आई थी अपने दोस्त को पागल बनाकर कि उसे कुछ काम है जरूरी। निहारिका ये सोच ही रही होती है तभी आर्यन बोला, अच्छा तो मेरे साथ चलोगी? वहां पर मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है और एंजॉय भी। आर्यन की बात सुनकर निहारिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती और वह जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं मुझे नहीं जाना और ना मैं आपको जाने दूंगी, ऐसी गंदी जगह पर चलो चुपचाप घर पर। और गंदा ख्याल आपके मन में आया कैसे? क्या किसी दोस्त के साथ जाना है आपको? निहारिका आर्यन को आंखें दिखाते हुए बोली, उसके होते हुए इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई ऐसी जगह जाने के बारे में सोचने की भी? और निहारिका की बात सुनकर आर्यन हंसते हुए बोला, अरे मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही जाना चाहता हूँ और चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो आज रात एंजॉय करते हैं। आखिर में भी तो देखो कि उस जगह पर जाकर आखिरी इन लोगों को मिलता क्या है। इतना बोल आर्यन अपनी कार को तेजी से वापस पीछे की ओर मोड़कर कार को आगे बढ़ा देता है। पहले गाड़ी सिंह बेला की ओर जा रही थी, लेकिन आप अलग ही दिशा में मोड़ दी थी उसने, जहां पर नाइट क्लब और डांस बार और कई सारे बड़े बड़े होटल थे। निहारिका उसे ऐसा करते हुए देखकर पहले तो उसे मना करने वाली होती है सीधे, लेकिन फिर यह सोचकर कि आर्यन उसके साथ है तो उसे किस बात का डर, और हो ना हो आर्यन जरूर किसी वजह से ही ऐसी जगह जा रहा होगा, वरना उसका पति ऐसा नहीं है जो ऐसी फालतू जगह पर जाए। और यही सोचकर वो मुस्कुरा कर बोली, ओके चलो, जब तुम हो तो मुझे किस बात का डर, वैसे भी आज रात और दादाजी और रवि हॉस्पिटल में रहने वाले हैं तो मुझे वैसे ही बुरा लगेगा घर पर, इसलिए चलो एंजॉय करके आते हैं। निहारिका भी अपने चेहरे पर मुस्कान आर्यन को देखकर बोली, जिसे देखकर आर्यन भी मुस्कुरा देता है और कार को तेजी से भगाने लगता है। और कार आकर एक बड़े से होटल की आगे रुकती है, जिसे देखकर निहारिका कंफ्यूज होकर आर्यन को देखती है, क्योंकि यह न एक क्लब था ना एक डांस बार, तो भी लोग यहाँ क्यों आए। लेकिन आर्यन निहारिका को बिना कुछ बोले ही कार से उतरकर उसके लिए कार का डोर खोलकर बोला, तुम बस मेरे साथ रहना, मैं क्या कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ यह मत पूछना, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या प्लान है और मैं क्या करने जा रहा हूँ। निहारिका कंफ्यूज होकर हाँ मैं सिर हिला देती है और फिर आर्यन का हाथ पकड़े ही उसे बड़े से 5 स्टार होटल के अंदर चली जाने लगती है। आर्यन होटल के अंदर जाकर एक नज़र आसपास देखता है और फिर सामने आकर कंप्यूटर के पास बैठी लड़की को देखकर बोला, एक्सक्यूज मैडम, मुझे पता चला कि आपके होटल में सारी सुविधाएं, रूम से लेकर डांस क्लब, हर चीज, हमें जो करना वो सब कर सकते हैं। लेकिन आर्यन की बात सुनकर वो लड़की पहले आसपास देखती और फिर अपनी कुर्सी से खड़े होकर अपने पीछे आने का इशारा करती है उन्हें, जिसे समझकर आर्यन और निहारिका एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों उसे लड़की के पीछे लिफ्ट में चले जाते हैं। निहारिका आर्यन से पूछना चाहती थी कि वे लोग इस लड़की के साथ कहां जा रहे हैं और उन्हें क्यों इस होटल की सारी सुविधा लेनी है, लेकिन उसे पता था कि आर्यन के दिमाग में कुछ तो चल रहा है बड़ा, इसलिए कुछ नहीं बोलती है और दोनों उसे लड़की के साथ लिफ्ट से एक रूम में आ जाते हैं, जिसका डोर खोलकर वह लड़की मुस्कुराते हुए आर्यन और निहारिका को देखकर बोली, मैडम और सर, आपको जो भी जानकारी लेनी है और जो भी हमारे होटल में विजिट करना है उसके बारे में हमारे सर से आपको बात करनी होगी, मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा और आप चिंता मत कीजिए, हमारी 5 स्टार होटल की 5 स्टार सुविधा मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप विदेश में घूमने आए हैं। उसकी बात सुनकर आर्यन मुस्कुरा देता है और फिर निहारिका का हाथ पकड़े उसे रूम के अंदर चला जाता है और वो लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, एक और फंस गई मुर्गी जाल में। अस्पताल में रवि के रूम में रवि अपने हाथ में लिए चिट्ठी को बहुत देर देखे जा रहा था, जिसमें रूपाली और अर्जुन की शादी की टाइम रात के 8 बजे था और इस समय घड़ी में 6 बजे बज रहे थे शाम के, यानी कि 2 घंटे बाद उसकी रूपाली अर्जुन की हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। यही सोचकर उसे बहुत रोना आ रहा था और अभी तक निहारिका भाभी का बिना कोई फोन आया ना मैसेज, इसका मतलब तो यही हुआ ना
कि रूपाली के दादाजी नहीं माने और हो सकता है कि शायद रूपाली ने भी मना कर दिया कि वह उससे प्यार नहीं करती। रवि यह सब सोच ही रहा था, तभी उसकी फोन पर मैसेज आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो टेबल पर रखे अपने फोन को देखा है और फिर उसे छुट्टी को वहां पर रखकर अपना फोन उठा लेता है। और उसके पास ही पास के बेड पर दादाजी भी सो रहे थे। रवि जब अपने फोन में उसमें मैसेज और फोटो को देखा है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे गुस्सा इस बात से नहीं आया था कि अर्जुन ने उसका मजाक उड़ाया और रूपाली और उसकी सगाई हो गई, बल्कि गुस्सा उसे चीज से आ रहा था कि उसे जिस चीज का डर था वही हुआ। उन फोटो में निहारिका भाभी अपने हाथ जोड़ रही थी अर्जुन के आगे, तो कभी रूपाली के दादाजी के आगे, और रूपाली चुपचाप खड़ी हुई थी। मतलब वहां पर उसकी भाभी की एक तरह से बेइज्जती हो रही थी और वह चुपचाप ये सब देख रही थी। ऊपर से अर्जुन ने उसके मैसेज में लिखा था कि क्या उससे यही लड़की मिली सगाई तोड़ने के लिए, जिसे उसने धक्का मारकर रूपाली की घर से भगा दिया। और सच में एक फोटो में अर्जुन उसकी भाभी के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें पीछे की ओर धक्का दे रहा था, जिन्हें देखकर तो रवि के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। इसीलिए उसकी भाभी ने उसे कुछ नहीं बताया कि वहां पर उनकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है उसके लिए। लेकिन फिर भी रूपाली ने ना अर्जुन को रोका ना उसकी भाभी को बचाया। वह ऐसा कैसे कर सकती है? रूपाली ने भी तो निहारिका को अपनी भाभी बोला था ना, और वह कहती थी कि वह भी उसे अपनी माँ जैसी मानती, तो फिर कैसे उसने अपनी माँ के साथ ऐसा होने दिया? ये सब सोच सोच कर रवि का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और फिर वह एक नज़र दादाजी को देखा है जो चुपचाप सो रहे थे। फिर एकदम से बेड पर बैठ जाता है, जिससे उसके शरीर में काफी दर्द होता है और उसकी चोट से खून आने को होता है। लेकिन वह इतने पर ही नहीं रुकता, बल्कि बेड से उतरकर खड़ा होने लगता है। लेकिन उसके पैर में चोट लगने से वह सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके शरीर की चोटों को भी हार मारना पड़ा और वह धीरे धीरे चलकर रूम से बाहर निकल गया। सामने से आ रहे डॉक्टर नर्स के साथ जब रवि को अपने बेड से खड़ा होकर रूम से बाहर आते हुए देखता है तो भी दोनों हैरान होकर उसके पास आकर बोले, रवि सर आप क्या कर रहे हैं? अभी आप ठीक नहीं हुई, आपको आज और आराम करना चाहिए। लेकिन रवि उन्हें गुस्से से देखता तो दोनों 2 कदम पीछे खड़े हो जाते हैं। रवि सामने लिफ्ट की ओर जाते हुए बोला, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, अंदर मेरे दादाजी सो रहे हैं, उन्हें मत बताना कि मैं जा रहा हूँ और उनका ध्यान रखना। इतना बोल वह धीरे धीरे कदमों से लिफ्ट में आकर नीचे की ओर चला जाता है। लिफ्ट से जिसे देखकर नर्स परेशान होकर डॉक्टर से बोली, डॉक्टर अब हम क्या करें? क्या हमको पुलिस और उनके परिवार को बता देना चाहिए? डॉक्टर नर्स की बात सुनकर उसे गुस्से से देखते हुए बोला, पागल हो गई क्या? तुमने सुनी नहीं रवि सर की बात की? वह क्या बोल कर गए? हम आप कुछ नहीं कर सकते, वैसे भी उनके चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी है, मुझे नहीं लगता उन्हें ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए जाने दो ना। हाँ, अगर उनके परिवार से कोई पूछे तो उनको साफ बता देना कि रवि सर गए हैं, ऐसा बोलकर कि वे उनके बारे में किसी को कुछ ना बताएं। इतना बोल डॉक्टर भी चला जाता है और डॉक्टर को जाते हुए देखकर नर्स भी उनके पीछे जाने लगती है। रवि इस हालत में जहां उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थी और आदि से जाना वो मम्मी लग रहा था। लिफ्ट से बाहर आता है तो हॉस्पिटल पर मौजूद सभी लोगों से हैरानी से देखने लगते हैं, लेकिन वो सब कोई इग्नोर करके किसी को कॉल करता है। तो कुछ देर बाद एक ब्लैक रंग की कार अस्पताल के आगे आकर रुक जाती है। रवि जिसमें बैठकर चला जाता है। दूसरी तरफ निहारिका और आर्यन उस रूम में अंदर जाते हैं तो वे लोग देखते हैं कि यह एक रूम नहीं बल्कि पूरा एक तरह की अलग ही दुनिया थी, जहां का माहौल बहुत रोमांटिक और प्यारा था। वे लोग ये देख ही रही होते हैं तभी एक आदमी उनके पास आकर बोला, हेलो सर, मैं हॉस्पिटल का मैनेजर हूँ और यह सब देखा अभी तो कुछ नहीं है, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको घूमता हूँ इस रोमांटिक दुनिया में। जिसकी बात सुनकर आर्यन और रूपाली एक दूसरे को देख फिर उस मैनेजर के पीछे जाने लगते हैं। तो पहले वो मैनेजर एक रूम में लेकर उन्हें आता है जहां पर एक से एक बढ़िया कपड़े थे, जिन्हें दिखाकर वह मैनेजर बोला, आप इनमें से किसी भी कपड़े को पहन लीजिए, तब तक मैं बाहर खड़ा हूं, फिर मैं आपको बाकी जगह दिखाने ले चलूंगा, जैसे कि नाइट क्लब, स्विमिंग पूल, बर्फ की दुनिया, दूसरा हॉलीवुड, ऐसी तरह की काफी चीज है हमारे यहाँ घूमने की, तो आप जाओ, तैयार हो जाओ। उसे मैनेजर की बात सुनकर निहारिका और आर्यन हैरान हो जाते। वह मैनेजर सिर्फ इतना बोलकर जा चुका था रूम का डोर बंद करके, और उसके जाते ही निहारिका आर्यन से बोली, हब्बी यह सब क्या है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा हॉलीवुड, बर्फ की दुनिया, मतलब क्या हम हनीमून पर आए हैं क्या? निहारिका के की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराकर बोला, ऐसा ही कुछ समझ लो, आखिर में भी तो देखो कि इन लोगों ने आखिर ऐसा क्या क्या किया है। सभी यहाँ आते हैं घूमने के लिए और फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि भी अपनी पूरी जिंदगी पछताते हैं। निहारिका आर्यन की बात सुनकर हैरान हो जाती है और वो उसे कुछ पूछ पाती या कुछ बोलती उससे पहले ही आर्यन उसके पास आकर उसके कान के पास किस करके धीरे से उसके कान में बोलता है,
मैंने कहा था ना, यहाँ पर ज्यादा बातें मत करना, हम लोग कैमरे की नज़र में हैं, यानी कि हम पर नज़र रखी जा रही है, तो ऐसा दिखाओ जैसे कि हम बहुत खुश हैं यहाँ पर आकर और एंजॉय करने जा रहे हैं। इतना बोल आर्यन निहारिका के गाल पर भी किस कर देता है और आर्यन की पूरी बात सुनकर निहारिका शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लेती है और फिर मुस्कुरा कर वो भी उसके गले लगकर उसके होठों पर किस करके बोली, थैंक्स हब्बी, मुझे इतनी अच्छी जगह पर लाने के लिए, सच में बहुत सुना था मैंने होटल के बारे में और जिस तरह से मैनेजर साहब ने बताया ना, मुझे बर्फ की दुनिया देखनी है। निहारिका खुश होने का नाटक करते हुए बोली, जिसे सुनकर आर्यन भी मुस्कुरा कर बोला, हाँ जरूर बेबी, तुम्हारे लिए ही तो मैं ये सब कर रहा हूँ, फिर चाहे मैं करोड़ों रुपए क्यों ना खर्च कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम जाओ, उसे बाथरूम में कपड़े चेंज कर लो और मैं यही कर लेता हूँ। लेकिन आर्यन निहारिका को इशारे में समझा देता है कि हो सकता है कि बाथरूम में भी कैमरा हो, तो वो पूरे ध्यान से कपड़े चेंज करें जो कैमरे में दिखाई ना दे। और निहारिका यह आर्यन का इशारा समझ जाती है और वह वहां पर टंगे कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। और निहारिका बाथरूम में आते हुए सबसे पहले अपनी चील सी नजर पूरे बाथरूम में दौड़ती है, जिससे उसे पता चल जाता है कहाँ है, और उसी तरफ देख एक प्यारी सी मुस्कान पास कर देती है, जिससे एक रूम में ये देख रहा आदमी अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचता है। निहारिका के एक मुस्कान से वह आदमी अपनी कुर्सी से गिर पड़ता है, जो कि बाथरूम के कैमरे से निहारिका को देखे जा रहा था। उसे आदमी का यही काम था कि जो भी नए कपल आते तो लड़कियां उस बाथरूम में जब भी अपने कपड़े चेंज करती थी तो उन्हें कपड़े चेंज करके देखता था वो, और उनकी रिकॉर्डिंग करके रख लेता अपने पास, जिससे वे उन्हें ब्लैकमेल करते थे। लेकिन निहारिका ने जिस तरह मुस्कुराकर उसे कैमरे की तरफ देखा था, तो वह आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाया, क्योंकि उसका काम ही यही था लड़कियों को बिना कपड़ों की देखना, और पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की को मुस्कान करते हुए देखा तो पूरा हिल चुका था। वो नीचे पड़ा हुआ सामने एलईडी टीवी में कैमरे से देखता है, तो अब वो लड़की जिसने उसे मुस्कान पास करी थी, यानी कि निहारिका, कैमरे के आगे ही अपने कपड़े चेंज कर रही थी। लेकिन उसने ऐसे कपड़े चेंज किया कि वो उसके शरीर की किसी भी मेन भाग को देख ही नहीं पाया, और कपड़े चेंज करने के बाद भी निहारिका कैमरे की तरफ फिर से एक मुस्कान पास करके बाथरूम से बाहर चली जाती है। वो आदमी अपने माथे का पसीना साफ करते हुए बोला, कौन थी यार ये, वो भी एक लड़की इतनी चालक, और कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि हम ये सब भी करते हैं। और यही सोचकर वो जल्दी से खड़ा होता है और वापस कुर्सी पर बैठकर मैनेजर को कॉल करता है। इधर उसे रूम में आर्यन ने कपड़े चेंज कर लिए थी, और जब निहारिका बाथरूम से आती है तो वह इशारे में उससे पूछता कि सब ठीक था ना, तो निहारिका मुस्कुराकर उसे इशारे से कहती है उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि आर्यन ने उसे इशारे में बोला था कि बिना पूरे कपड़े उतारे उसे कपड़े चेंज करना है। और निहारिका का इशारा समझकर आर्यन फिर से उसे गले लगाकर बोला, आई लव यू बेबी। निहारिका भी आर्यन के गले लगे ही बोली, शर्माते हुए, आई लव यू टू बेबी। और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े ही रूम से बाहर आ जाते हैं, तो वे देखते हैं कि सामने मैनेजर किसी से बात कर रहा था फोन पर। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें पता कैसे चल सकता है? तो दूसरी तरफ से वो आदमी बोला जो कैमरा से नजर रखे हुए था, सर मैं सच बोल रहा हूँ, वो लड़की मुझे मुस्कुरा कर देखी पहले, और फिर उसने अपने कपड़े भी इस तरह चेंज किया जैसे हमको उनकी वो वाली पिक्चर ना ले पाए जिससे हम ब्लैकमेल कर सकते हैं उनको। मैनेजर को किसी से बात करते हुए देखकर निहारिका और आर्यन आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात करते हैं कि निहारिका ने जो तीर फेंका था वह जाकर सही निशाने पर लगा, और फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। और वो मैनेजर जैसे ही उसे आदमी को कुछ बोलने को होता तो उसकी नज़र रूम से बाहर खड़े आर्यन और निहारिका पर जाती है, तो वह उनकी तरफ पीठ करके धीरे से बोला, कोई बात नहीं, अभी तो मैं इसे बहुत से मौके मिलेंगे, तो अपनी नज़र पूरी जमा कर रखना कैमरा पर, बाकी तुमको समझदार हो। खैर मैं अब कॉल काट रहा हूँ, वे लोग आ चुके हैं। इतना बोल वो मैनेजर कॉल काट के मुस्कुरा कर आर्यन और निहारिका को देखकर बोला, अरे सर आप तैयार हो गए हो, अब मैं आप लोगों को घुमाता हूँ जहाँ के नज़ारे देखकर आप यही बोलोगे कि आप यहाँ पहले क्यों नहीं आए। उस मैनेजर की बात सुनकर निहारिका और आर्यन एक दूसरे को देखकर हाँ मैं सिर हिला देते हैं। मैनेजर फिर उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता है, तो वे दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं। वहां से थोड़ी आगे जाने पर पहले उन्हें बिल्कुल अंधेरा मिलता है, जहां पर वह मैनेजर अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करता है, और फिर तीनों सीढ़ियों से नीचे आते रूम में, जहां पर उन्हें रेत ही रेत मिलती है, जहां पर लड़का और लड़की अपने ऊपर के सारे कपड़े उतारे लेटे हुए थे। निहारिका ये सब देखकर हैरान हो जाती है, और वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही आर्यन उसे इशारे में समझाता है कि ओवर एक्ट ना करे, बल्कि ऐसा करे जैसे उसके लिए ये सब नॉर्मल है।
और वे लोग उन लोगों के बीच से निकलते हुए आगे जाते हैं तो आगे एक स्विमिंग पूल था जिसमें लड़का लड़कियां नहा रही थी, कोई किसी से भी चिपक रहा था, कुछ भी कर रहा था, कोई रोक टोक नहीं। निहारिका की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो कस के आर्यन के हाथ को पकड़ लेती है। उसे बहुत अजीब लग रहा था ये सब, लेकिन आर्यन के कहने पर वो खुद को नॉर्मल करती है और ऐसा दिखाती है कि यह वो भी कर सकती है। वह मैनेजर फिर रुक कर आर्यन और निहारिका को देखकर बोला, क्या आप दोनों ठंडे पानी और इस रेत का मजा लेना चाहेंगे, बिल्कुल दुबई जैसे। उस मैनेजर की बात सुनकर आर्यन और निहारिका अपने चारों तरफ दिखते हैं, जहां पर लड़का और लड़की ऊपर के कपड़े उतारे बैठे हुए थे करीब, और कोई किसी के भी कहीं भी हाथ फेर रहा था, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसे देखकर आर्यन उसे मैनेजर से बोला, क्या यार ये तो नॉर्मल है, आजकल कुछ अच्छा दिखाओ ना जिससे मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एंजॉय कर सके। यह नहाना और रेत में लेटना तो नॉर्मल बात है यार, कुछ अच्छा दिखाओ, पसंद नहीं आया हमें क्यों बेबी। निहारिका को देखकर आर्यन बोला, जिसे देखकर निहारिका भी उस मैनेजर से बोली, हाँ मेरे लिए भी यह बहुत नॉर्मल है। जिसे सुनकर वो मैनेजर बोला, अच्छा तो फिर आप लोग मेरे पीछे आओ, मैं आप लोगों को इससे अच्छी जगह दिखाता हूँ। जिसे सुनकर आर्यन और निहारिका राहत की सांस लेते हैं और वहां से जल्दी इस मैनेजर के पीछे ही निकल जाते हैं। वह मैनेजर उन दोनों को लेकर सीढ़ियों से नीचे की ओर आता है तो इस जगह काफी ठंड थी, एकदम बर्फ जैसा माहौल था, जहां पर भी लड़का लड़कियां एंजॉय कर रहे थे, कम कपड़े पहने हुए थे। और फिर वह मैनेजर उन्हें देख बोला, सर ये कैसा है, उनसे यही पूछता है। तब भी आर्यन उन्हें यही बताता है कि यह भी कोई खास अच्छी जगह नहीं। तब मैनेजर उन्हें अपनी सबसे बेस्ट और ऐसी जगह ले जाता है, यानी कि नाइट क्लब। और जैसे ही आर्यन और निहारिका उसे नाइट क्लब में आते हैं तो वे लोग देखते हैं कि सामने स्टेज पर कुछ लड़का लड़कियां डांस कर रहे हैं। निहारिका एक लड़की और लड़का को देखकर जैसी ही आर्यन को कुछ बोलने को होती है तो वह उसे चुप रहने का इशारा करता है और बस हाँ में सिर हिलाता है कि वह सोच रही है वो बिल्कुल सही है। हर नई जगह चेंज हो रही थी लेकिन जो लोग थे वे वही थे। वो मैनेजर आर्यन और निहारिका से जैसी कुछ पूछने को होता है तो निहारिका और आर्यन उससे कहते हैं कि वे यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, तो मैनेजर मुस्कुरा कर एंजॉय करने का बोलकर चला जाता है। वहां से यह वही जगह थी जहां पर मनीष आर्यन की बहन गीता को लेकर आया था। फिर उसके साथ वो सब हुआ था। आर्यन ने अपने दोस्त की मदद से सब कुछ पता लगा लिया था इस होटल के बारे में, लेकिन उसे विश्वास नहीं था ऐसा होता है, इसलिए वो निहारिका के साथ यहाँ पर आया था। लेकिन अब सब कुछ समझ गया था कि यह सब इनका प्लान थी जिसमें मनीष फंसा और मनीष के चक्कर में उसकी बहन के साथ वो सब हुआ। लेकिन अब वह नहीं, निहारिका यहाँ पर आए तो पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। निहारिका को नहीं पता था कि आर्यन का प्लान क्या है, लेकिन उसे विश्वास था आर्यन जरूर यहाँ आया तो कुछ अच्छा सोचकर ही आया होगा और उसके पास पूरा प्लान होगा इन लोगों को उनके ही जाल में फंसाकर यहाँ से बचकर निकलने का। फिर दोनों एक टेबल के पास कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। तभी उनके टेबल पर एक वेटर ड्रिंक लेकर आ जाता है और दोनों के आगे एक गिलास रखकर उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर चला जाता है। आर्यन उसके जाते ही निहारिका को कुछ इशारा करता है तो निहारिका खड़ी होकर आर्यन के पास आ जाती है। जब तक आर्यन उन गिलासों में एक गोली डाल देता है जिससे उन्हें भी इस ड्रिंक का कोई असर नहीं होगा। निहारिका फिर आर्यन के गाल पर किस करके वापस आकर बैठ जाती है और उन पर नजर रख रहे वह वेटर और कैमरे में से वह आदमी कुछ नहीं देख पाते हैं कि जब ये लड़कियों से किस कर रही थी तो उसे लड़के ने क्या किया। निहारिका और आर्यन फिर मुस्कुराती हुई ड्रिंक लेने लगते हैं। ड्रिंक लेने के बाद आर्यन निहारिका का हाथ पकड़कर उस पर किस करता है और फिर दोनों खड़े होकर डांस कर रहे लोगों के पास जाकर डांस करने लगते हैं, उसी तरह जिस तरह उसे दिन मनीष और गीता गए थे डांस करने के लिए। यहाँ पर आर्यन और निहारिका अपना प्लान को अंजाम दे रहे थे और वहीं दूसरी तरफ रूपाली के घर पर अब केवल 30 मिनट बाद रूपाली और अर्जुन की शादी होने वाली थी। रूपाली अपने कमरे में तैयार होकर बैठी थी बेड पर और एक टक सामने लगी दीवार पर अपनी मॉम डैड की तस्वीर को देखे जा रही थी। अब तक तो उसकी आंखों से आंसू भी सूख चुके थे। वो समझ गई थी कि आप कुछ नहीं हो सकता, उसे अर्जुन से शादी करनी ही होगी और ना अब वो कभी अपने रवि से मिल पाएगी। रूपाली अपनी मॉम डैड की तस्वीर को देखते हुए बोली, माँ पिताजी मैं भी आपके पास आ रही हूँ, ये शादी होती ही मैं जहर खा लूंगी क्योंकि इन सब की होने की वजह मैं ही हूँ। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो अर्जुन किसे नुकसान पहुंचाएगा। इतना बोल रूपाली अलमारी में से एक डिब्बी उठाती है और
उसमें से 2-3 गोली अपने हाथ में पकड़ लेती है और वह जैसी ही पलटकर वापस बेड पर आने लगती है तभी उसे बालकनी से किसी चीज की आवाज आती है तो कंफ्यूज होकर उस तरफ जाने लगती है। तभी अंधेरे में एक आदमी उसके करीब आने लगता है, पहले जिसका चेहरा उसे साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे वो पास आ रहा था वैसे वैसे रूपाली की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही वह आदमी उसके चेहरे के पास आता है और रूपाली उसे देखती है तो वह आदमी उसे गुस्से से देखे जा रहा था, जिससे रूपाली देख डरते हुए 2 कदम पीछे लेकर बोली, रवि तुम। लेकिन वह आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रवि, जो काले कपड़े पहने हुए था, जल्दी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख देता है, जिसके हाथ में बेहोश करने वाली दवाई लगी थी। रूपाली रवि को बड़ी बड़ी आंखें करके देखती रहती है और फिर उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, अपनी आंखें बंद करके नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर रवि जल्दी से उसे अपने गोद में उठाकर उसे देखकर बोला, सोचा था कि तुमसे फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अब तो मैं तुम्हें तुम्हारी किए की सजा तो देनी पड़ेगी। अब तुम कभी इस घर में और अर्जुन के पास नहीं आ पाओगी, क्योंकि अभी तक तुमने सिर्फ रवि का प्यार देखा था, अब उसकी नफरत देखना। आई हेट यू रूपाली, मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा, इससे तुम्हें भी एहसास होगा कि तुमने मुझे धोखा देकर जो किया वो गलत था, और उससे भी ज्यादा गलत था मेरी भाभी की बेइज्जती होते हुए देखना, जिसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना बोलो रूपाली को बेड पर लाकर लिटा देता है और फिर अपनी कमर के पीछे से एक बोरी निकालता है और उसमें रूपाली को बंद कर उसे अपने कंधे पर रखकर ले जाता है बालकनी की तरफ। रवि रूपाली को उसे बोरी में बंद करके अपने कंधे पर रखकर उसे उसके रूम से बाहर लेकर आता है और बालकनी से नीचे उतर जाता है। पाइप से वो आसपास देखा है तो वहां ज्यादा लोग नहीं थे, सभी लोग घर के अंदर हॉल में थे, जहां पर मंडप के नीचे अर्जुन बैठा था दूल्हा बनकर और पंडित जी उसके सामने बैठे मंत्र पढ़ रहे थे। रवि को पता था कि यही समय बेस्ट है जब वो चुपचाप रूपाली को यहां से लेकर जा सकता है, और वो रूपाली को अपने कंधे पर रख घर के में डोर की तरफ देखा है तो वहां से मेहमान आ रहे थे और गार्ड सबकी पूरी चेकिंग कर रहे थे। वो समझ जाता है कि वो रूपाली वहां से लेकर जाएगा तो वो पकड़े जाएंगे, इसलिए घर के पीछे ही उसने अपनी कार रोक दी थी उसने, इसलिए वो उसे बाउंड्री के पास आता है और सबसे पहले रूपाली को, जो उस बोरी में बंद थी, वो उसे उठाकर बाउंड्री पर चढ़ जाता है और वहां से उसे लेकर नीचे कूद कर अपनी कार में पीछे रूपाली को डालकर खुद भी कार में बैठ जाता है। रवि फिर उसे बोरी का मुंह खोल देता है ताकि रूपाली सांस ले सके। उसके बाद वह कार चालू करके तेजी से उसे वहां से ले जाता है और वहां से जाते ही कार रवि के चेहरे पर मुस्कान आती है। उसने सोचा नहीं था कि उसे भी कभी ऐसा काम करना पड़ेगा कि रूपाली को किडनैप करके ले जाना पड़ेगा, लेकिन इस लड़की ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। और दूसरी तरफ पंडित जी कन्या को बुलाने को बोलते हैं तो दादाजी रूपाली की 2 सहेलियां जो उसकी कॉलेज में पढ़ती थी तो वो उन्हें बोलते हैं कि बच्चों जाओ रूपाली को लेकर आओ, तो वे दोनों हाँ में सिर हिलाकर सीडीओ से रूपाली के रूम की तरफ चली जाती है। इस समय अर्जुन के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी, आखिर में उसने रूपाली को अपना बना ही लिया। समझो 10 मिनट बाद उनकी शादी हो जाएगी और एक बार रूपाली उसकी हो गई तो फिर वो सिंह परिवार को भी देख लेगा जिन्होंने उसकी कंपनी बंद कर दी। अर्जुन कैमरामैन को इशारा कर देता है कि उसने जैसे बताया वो इस तरह की सारी पिक्चर लेकर फिर उसके फोन पर सेंड कर दे, जिसे समझकर वो कैमरामैन मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है, जिसे देखकर अर्जुन मन में बोला, बस रवि 10 मिनट और फिर देखना मैं तुम्हारे फोन पर कैसे अपनी और रूपाली की शादी की सारी फोटो भेजता हूँ, काश मैं उस समय तुम्हारा चेहरा भी देख सकता। और यह सोच सोच कर अर्जुन मुस्कुराए जा रहा था, मन ही मन उससे अब इंतजार नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वे 2 लड़कियां जो रूपाली के रूम में उसे लेने के लिए गई थी वह भागती हुई नीचे आते हुए बोली, रूपाली रूम में नहीं है दादी जी, हमने उसे उसके पूरे रूम में देख लिया पर वो हमें नहीं मिली। जिसे सुनकर सभी मेहमान और दादाजी के साथ अर्जुन भी हैरान हो जाता है। दादाजी कुछ बोल पाते उससे पहले ही अर्जुन गुस्से से खड़ा होकर उन दोनों लड़कियों से बोला, क्या तुमने अच्छे से देखा ना, वहीं होगी वो, देखो उसे। लेकिन तभी दादाजी उसे देखते हैं तो वह कुछ नहीं बोलता है। दादाजी फिर अपनी कुर्सी से खड़े होकर सभी को देखकर बोले, लगता है वो अपने माँ के रूम में होगी, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं लेकर आता हूँ उसे। इतना बोल दादाजी उन दोनों लड़कियों के साथ वापस सीडीओ से ऊपर चले जाते हैं। अर्जुन के डेढ़ गुस्से में उसके पास आकर बोले, अगर सच में ये लड़की भाग गई ना तो अर्जुन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुमने इस लड़की के लिए सिंह परिवार से दुश्मनी ली जिसकी वजह से हमें अपनी एक कंपनी का नुकसान हो गया। अगर सच में वह लड़की भाग गई ना तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा, मैं तुमसे तुम्हारी यह कंपनी भी छीन लूंगा और खुद ही वापस इस कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे लड़के को अपनी कंपनी नहीं सौंपना है जो किसी लड़की के चक्कर में अपने बिजनेस को ही नहीं देखे। अपने पिता की बात सुनकर अर्जुन उनसे कुछ बोलता है उससे पहले ही उसकी मां भी उसे गुस्से से चुप रहने का इशारा करती है। इस समय अर्जुन के पिता बहुत गुस्से में थे, जिन्हें अर्जुन की मम्मी शांत कर रही थी, उनके सीने पर हाथ रख के, और वह अर्जुन को देखकर बोली,
मुझे बेटे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्या था इस लड़की में जो तुमने अपनी बिजनेस को भी दांव पर लगा दिया? सिंह परिवार से हम क्या इंडिया की कोई कंपनी दुश्मनी नहीं ले सकती? अरे उनके इशारे पर बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाती है। अपनी माँ और पिताजी की बात सुनकर अर्जुन बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप लोग चिंता मत करो, रूपाली कहीं नहीं गई है। शादी होने के बाद आप चिंता मत करो, आपस मुझे 2 महीने देना, मैं 2 महीने में वापस अपनी उसे कंपनी को खड़ा कर दूंगा। लेकिन इस बार उसके मॉम डैड उसे इग्नोर करके ऊपर सीडीओ की तरफ देखने लगती है। सभी लोग इंतजार कर रहे थे दादाजी का, लेकिन काफी देर हो जाती है। जब दादाजी नहीं आते हैं उन दोनों लड़कियों के साथ तो सब समझ जाते हैं कि लड़की भाग चुकी है, जिससे बिना कुछ कहे एक एक से सभी मेहमान वापस जाने लगती है। अर्जुन अपने डैड से बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देख कर आया हूँ, लगता है वो अपनी मम्मी पापा को याद करके रो रही होगी। इतना बोलो वहां से भागते हुई सीढ़ियों से सबसे पहले निहारिका के रूम में जाकर देखता है तो उसे वहां पर रूपाली नहीं दिखाई देती है। उसका फोन जरूर बेड पर रखा हुआ था। अर्जुन उसका फोन उठाता है तो उसे पर कोई मैसेज या कोई कॉल नहीं आया था। अर्जुन फिर उसे रूम में देखने के बाद वापस पास के रूम में जाता है जहां पर दादाजी अपना सिर पकड़े सोफे पर बैठे हुए थे और वे तो लड़कियां चुपचाप उनके पास खड़ी थी। ये देखकर अर्जुन सब समझ जाता है कि उसकी कितनी भी धमकी देने के बाद आखिर में रूपाली भाग गई, जिसे सोचकर अर्जुन गुस्से में बोला, नहीं, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, रूपाली सिर्फ मेरी है और मुझे पता है कि उसे समय कहाँ गई होगी। इतना बोल वो उसे रूम से निकलकर सीडीओ से नीचे आता है तो सामने गुस्से में उसके पिताजी खड़े थे और वह उनसे कुछ बोल पाता उससे पहले ही मिस्टर शेखावत उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारकर बोले, बस एक शब्द और नहीं, मैं सबको समझ गया, आज के बाद शेखावत परिवार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अर्जुन, ना तुम मेरी कंपनी के सीईओ, तुमने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इतना बोल वे गुस्से में घर से बाहर जाने लगते हैं। अर्जुन की मां भी एक नजर नम आंखों से अपनी बेटे को देखती है जो हैरानी से अपने पिता को जाते हुए देख रहा था और फिर भी पलटकर वापस अपने पति के साथ चली जाती है। अब तक सब जा चुके थे। अर्जुन वहीं सीडीओ पर अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। आज उसका सब कुछ खत्म हो गया, ना उसे रूपाली मिली और ना वो कुछ कर पाया, ऊपर से उसका सारा बिजनेस खत्म हो गया, उसके पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया, सब कुछ हार गया वह, और यह सब उसे रूपाली और उसके आशिक रवि के चक्कर में हुआ। और वो यही सोचकर गुस्से से खड़ा होकर अपना फोन निकालकर अपने आदमियों को कहता है कॉल पर कि अस्पताल में मौजूद रवि को वही खत्म कर दो और अगर वो अस्पताल में नहीं है तो उसे ढूंढो, जहां भी हो उसे वहीं पर खत्म करके अपनी रूपाली भाभी को उसके पास लेकर आओ और जिसने भी यह कर दिखाया उसे वो करोड़ों रुपए देगा। इतना बोल वो गुस्से से आगे जाने को होता है, तभी पीछे से गुस्से भरी आवाज आती है, तो ये तुम्हारा असली चेहरा अर्जुन शेखावत, तुमने मेरी पोती के साथ ऐसा किया। उस आवाज को सुनकर अर्जुन के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वह पीछे पलट कर दिखता है तो दादाजी गुस्से में उन दोनों लड़कियों के साथ सीडीओ से नीचे आ रहे थे, जिन्हें देखकर अर्जुन बोला, हाँ आपने सही सुना, आपकी पोती रूपाली उसे रवि से प्यार करती थी। मैंने उसे धमकी दी कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं रवि को मरवा दूंगा, लेकिन फिर भी आपकी पोती आज भाग गई, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं उसे और उसके आशिक को नहीं छोड़ूंगा। और उसकी बात सुनकर दादाजी उसके पास आकर गुस्से से उसके गाल पर थप्पड़ मारने को होते हैं तो अर्जुन गुस्से में उन्हें दूर धक्का देकर बोला, बूढ़े दूर रहे नहीं तो यही मार दूंगा। वे दो लड़कियां दादाजी को जल्दी से पकड़ती है। दादाजी नम आंखों से अर्जुन को देखकर बोले, मुझे दुख हो रहा है कि मैं तुम जैसे राक्षस से अपनी पोती रूपाली की शादी कराने जा रहा था, अच्छा हुआ कि वह भाग गई। जिसे सुनकर अर्जुन गुस्से में उन्हें देखकर बोला, लेकिन जाएगी कहाँ? अर्जुन से वो कभी नहीं बच पाएगी, मैं उसे पाताल से भी खोज कर निकालूंगा, साथ में उसकी उसे आशिक को भी। तभी दादाजी हंसते हुए बोले, हिम्मत भी है तुम में कि तुम सिंह परिवार से टक्कर ले सको? अरे अब तो तुम्हारे बाप का भी तुम पर साया नहीं है, तो अब दूर की बात है कि तुम मेरे दामाद तक पहुंच भी पाओगे। दादाजी पर अर्जुन को इतना गुस्सा आता है, नीचे पड़े दादाजी में 4-5 लाते मारते हैं बुरी तरह से और फिर गुस्से में उनसे बोलता है, एक शब्द और बोला ना तो मार दूंगा, तेरे वैसे भी 2-4 दिनों बचे हैं, शांति से जी ले, और तेरी पोती रूपाली सिर्फ मेरी है, अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं उसे किसी की नहीं होने दूंगा। याद रखना मेरी बात बूढ़े की, तेरी पोती सिर्फ मेरी है, अगर वह किसी और की हुई तो उसे और उसके पति को दोनों को मरना होगा, रूपाली सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। और यही बोलते हुए वो घर से बाहर चला जाता है। दादाजी के मुंह और हाथ पैर से खून आने लगा था, इतनी बुरी तरह से मारा था उसने। वे दोनों लड़कियां जो हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ी थी, जब दादाजी की हालत देखती है तो भी जल्दी से नीचे बैठकर दादाजी को देखकर बोली, आप ठीक हो ना दादाजी? तो दादाजी बेहोश होने से पहले बोले, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी पोती से कहना कि मैं खुश था उसके भागने से और वह जिससे प्यार करती है, यानी कि रवि सिंह, मुझे वो लड़का पसंद है, वो जिसके साथ भी रहे खुश रहे।
इतना बोल भी बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखकर भी दोनों लड़कियां काफी डर जाती है और फिर अपने फोन से जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करती है। यहाँ ये सब हो गया था। दूसरी तरफ रूपाली जब अपनी आंखें खुलती है तो उसके चारों तरफ अंधेरा था, उसे देख नहीं रहा था और वह किसी कुर्सी पर बैठी थी जहां उसके हाथों को बंध दिया गया था। रूपाली आसपास अंधेरा देखकर काफी डर जाती और वह रोते हुए बोली, कोई है प्लीज मुझे यहाँ से निकाले, मुझे काफी डर लग रहा है, प्लीज यहाँ से निकालो मुझे। इतना बोल वह रोए जा रही थी, तभी सामने डोर खुलता है और वहां पर कोई आता है। रूपाली को सिर्फ उसकी परछाई दिखाई देती है और वह उसे परछाई को देखकर डरते हुए बोली, रवि, क्या तुम रवि हो? सामने खड़ा इंसान कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप उसके पास आने लगता है, जिससे रूपाली और ज्यादा डरने लगती है और वह उसे देखकर बोली, देखो रवि तुम। लेकिन तभी उसके गाल पर एक जोड़कर थप्पड़ पड़ता है। होटल के नाइट क्लब में आर्यन निहारिका की कमर पर हाथ रखकर उसके साथ डांस कर रहा था। निहारिका भी अपने दोनों हाथ आर्यन के कंधे पर रखकर मुस्कुराकर उसे देखते हुए डांस कर रही थी। यहाँ वे लोग किसी भी काम करने के लिए आए हो, लेकिन उसके साथ में एंजॉय भी हो रहा था। निहारिका को नहीं पता था आर्यन इतना अच्छा डांस भी कर लेता है, उसका पति हर चीज में बेस्ट है, पर उसकी किस्मत देखो कि वो किस जगह पर आर्यन के साथ डांस कर रही है। निहारिका को खुद में खोया हुआ देखकर आर्यन उसके कान में बोला, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा डांस कर लेता हूं, तो मुझ पर से ध्यान हटाओ और थोड़े अपने पीछे देखो, जहां एक लड़की तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रही है। आर्यन की बात सुनकर रूपाली पीछे पलटने को होती है तो आर्यन उसके चेहरे को पकड़कर उसके गाल पर किस करके बोला, रहने दो, तुम सिर्फ मुझे देखो, बाकी सब ने संभाल लूंगा। जिसे सुनकर निहारिका मुस्कुराकर आर्यन को देखने लगती है और आर्यन की नज़र निहारिका के पीछे डांस कर रही लड़की पर थी, जो अब अपना पैर ऊपर कर निहारिका के पैर में अपना पर लगाने को होती है। उससे पहले ही आर्यन निहारिका की कमर पर हाथ रखो से खुद से चिपका लेता है, जिससे निहारिका तो आर्यन से चिपक जाती है, पर वह लड़की अपना बैलेंस नहीं खो बैठती और वहीं नीचे गिर पड़ती है। निहारिका आर्यन के ऐसा करने से हैरान हो जाती है और उसके इतने करीब होने से उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो लड़की दर्द में चिल्लाने लगती है, जबकि निहारिका का पैर उससे टच भी नहीं हुआ था। उससे पहले ही आर्यन ने उसे पकड़कर खुद से चिपका लिया था। पिछली बार की तरह ही एक लड़का उसे लड़की की मदद करके उसे उठाते हुए बोला, क्या हुआ बेबी, तुम कैसे गिर पड़ी? जिसे सुनकर वो लड़की रोने का नाटक करके बोली कि इस लड़की की वजह से वो गिर पड़ी। लेकिन जब उसे तरफ देखती है तो उसे तरफ ना आर्यन था ना निहारिका। फिर वह चारों तरफ देखती है तो आर्यन निहारिका को लेकर सामने टेबल पर लगी कुर्सी पर जाकर फिर से बैठ जाता है मुस्कुराते हुए। वो लड़का भी ये देखकर हैरान था, पहली बार उनके साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपना काम तो करना था, किसी भी हाल में इन लोगों को इतना फंसाना ही था। इसलिए वह लड़का गुस्से से आर्यन और निहारिका के पास आकर बोला, ये लड़की तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड गिर पड़ी। जिसे सुनकर निहारिका कंफ्यूज होकर उसे देखती है और वह से कुछ बोल पाती उससे पहले ही आर्यन बोला, अच्छा कब, हमें तो नहीं पता। और फिर निहारिका को देखकर बोला, बेबी क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसी लड़की को गिरा है? जिसे सुनकर निहारिका नामे सिर हिलाकर मासूमिता से बोली, कैसी बात कर रहे हो जान, मैं भाला किसी को क्यों गिराने लगी, और वैसे भी तो हम तो यहाँ बैठे हैं ना, वहां पर कोई लड़की गिरी तो हमें कैसे पता चला, और ना हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब तक उसे लड़के के पीछे वो लड़की और उसके बाकी सभी साथी आ गए थे। और निहारिका की बात सुनकर वह लड़की गुस्से से बोली, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, तुमने मुझे गिराया और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आकर बैठकर बोल रही हो कि तुम्हें नहीं गिराया मुझे। इतना बोल वो अपने बॉयफ्रेंड से बोली, बेबी इसने मुझे गिराया, मुझ पर विश्वास करते हो, मैं सच बोल रही हूं ना? वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर उसके सिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, हाँ तुम सही बोल रही हो, इसी लड़की ने तुम्हें गिराया, रुको मैं अभी इस लड़की और इस लड़के को मजा सिखाता हूँ। उसे लड़की की बात सुनकर निहारिका थोड़ी डरते हुए आर्यन को देखती है तो आर्यन उसे शांत रहने का इशारा करता है। तभी वो लड़का आर्यन से बोला, देख तेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी गर्लफ्रेंड को गिराया तो उसके बदले तुझे मार खानी होगी, चल अब पीटने के लिए तैयार हो जा। और इतना बोल वो आर्यन के चेहरे पर मुक्का मारने को होता है, जिसे देखकर एक पल के लिए निहारिका डर जाती है, लेकिन अगले ही पर वह देखती है कि उसके देखते ही देखते उसके पति ने उस बॉडी बिल्डर लड़के का हाथ पकड़कर निहारिका को मुस्कुराते देखते हुए उसके हाथ को एकदम मोड़ देता है, जिस दर्द में उसे लड़के की चीख निकल जाती है मुंह से, और जिसे सुनकर आसपास खड़े लोग डर के 2 कदम पीछे हो जाते हैं। आर्यन निहारिका देखकर बोला, बेबी तुम्हें पता है तुम भी बहुत अच्छा डांस कर लेती हो। निहारिका जो पहले डरी हुई थी वह आर्यन की बात सुनकर और उसे लड़के को सबक सिखाते हुए देखकर शर्म से अपना सिर नीचे करते हुए बोली,
कहाँ जान, तुम सबसे बेस्ट हो, तुमसे अच्छा तो डांस कोई कर ही नहीं सकता और तुम मेरी तारीफ कर रहे हो जिसे डांस करना आता ही नहीं है। निहारिका की बात सुनकर और उसे शर्माते हुए देखकर आर्यन मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर वो लड़का जो दर्द में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो अपने पीछे खड़े अपने साथियों से बोला, तुम लोग देख क्या रहे हो, छुड़ाओ मेरा हाथ इससे और इसे यही मारो, बहुत हीरोगिरी करने की कोशिश कर रहा है। और उसकी बात सुनकर पीछे खड़े 4-5 बॉडी बिल्डर लड़के आर्यन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो उसे पर हमला करने वाले होते हैं तभी आर्यन पहले उसे लड़के को पीछे धक्का मारता है जिसका उसने हाथ पकड़ लिया था और फिर सभी के हाथ से बचकर साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और उन सभी को देखकर बोला, क्या यार, तुम इतनी बॉडी बिल्डर होकर बच्चे से यानी मुझसे जो डेढ़ पतली इंसान है तुम उससे नहीं जीत पा रहे हो, लोगों को रखा है होटल वालों ने, तुम लोग क्या गुंडे बनोगे रे बाबा। और आर्यन का ये डायलॉग सुनकर निहारिका अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगती है, जिसे सुनकर उन 5 लोगों में से एक लड़का गुस्से से आगे बढ़ते हुए बोला, रुक, मैं तेरी अभी हीरोगिरी निकलता हूं साले। और इतना बोल वह जैसे ही आर्यन के चेहरे पर मुक्का मारने को होता है उससे पहले ही आर्यन उसके पेट पर एक जोर से मुक्का मारता है जिससे वो लड़का वहीं पर गिर पड़ता है। और सब लोग जब उसे देखते हैं तो उसकी आंखें खुली थी और उसके मुंह से खून आ रहा था। आर्यन उसे देखकर बोला, वो लगता है मैंने इसे कुछ ज्यादा ही मार दिया, बेचारा बेहोशी हो गया, अगर इसे 1 घंटे के अंदर अस्पताल नहीं ले जाएगा तो यह मर जाएगा। अब आप लोग सोचो, आप लोगों को अपने साथी को बचाना है कि मुझसे लड़ना है। आर्यन की बात सुनकर वे लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर साथ आर्यन को मारने के लिए बढ़ते हैं, जिसे देखकर निहारिका डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि उसका पति आराम से खड़ा हुआ उसे मुस्कुरा कर देखे जा रहा था। और फिर निहारिका नीचे जमीन पर पड़ी लड़कों को देखती है तो कोई अपना हाथ पकड़े तो कोई अपना सिर और पैर पकड़े नीचे पड़े थे और सभी आर्यन को हैरानी से देखे जा रहे थे और सभी लड़कियां डर से एक कोने में खड़ी थी। तभी वहां मैनेजर आ जाता है कुछ गार्डों को लेकर और राज की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, ये है वो आदमी, इस मार दो और इसकी जीएफ तुम्हारी। वे सभी अपने मैनेजर की बात सुनकर सभी लोग निहारिका को गंदी नजर से देखते हैं और फिर आर्यन को मारने के लिए आने लगते हैं। सभी के हाथों में लोहे के डंडे थे जिसे देख निहारिका डर जाती है और आर्यन के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोली, अब भी बहुत हुआ, अब चलो यहाँ से। आर्यन जो मैनेजर को गुस्से से देख जा रहा था वो निहारिका की बात सुनकर बोला, हाँ बहुत हुआ, ये तमाशा अब खत्म, खेल। इतना बोल वो अपने हाथ में पहनी घड़ी का एक बटन दबा देता है जिससे अगले पल पुलिस वहां आ जाती है और सभी गिर के खड़ी हो जाती है, जिसे देख वो मैनेजर डरकर आर्यन को देखता है। पुलिस को देखकर वो मैनेजर चुपचाप एक कोने से भागने लगता है, लेकिन तभी आर्यन भागकर उसे पकड़ लेता है पीछे से और फिर उसे वापस बीच में लाकर उसके चेहरे पर मुक्का मारते हुए बोला, कहाँ भाग रहा था वे, पहले ये बता कि तू ये धंधा कब से चला रहा है और कितने लोगों की तूने जिंदगी बर्बाद कर दी। आर्यन के मुंह से वह मैनेजर नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और वह डरते हुए आर्यन को देखे जा रहा था, जिसे देखकर आर्यन उसके पास आकर उसके पेट में लात मारने लगता है लगातार, जिसे देखकर बाकी सभी बहुत डर जाते हैं। और उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला जल्दी से आर्यन के पास आकर बोला, सर प्लीज उसे छोड़ो, ये पुलिस का काम है, हम इसके मुंह से सब कुछ निकलवा लेंगे कि इसने अभी तक कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ रेप किया है। जिसे सुनकर भी आर्यन रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो गुस्से में उस आदमी को मारे जा रहा था। निहारिका हैरान थी आर्यन का ये रूप देखकर, लेकिन जब पुलिस वाले के मुंह से सुनती है कि ये आदमी जिसे आर्यन मार रहा है वह उसकी होटल में आए लड़कियों का रेप करवाता है तो वह समझ जाती है कि आर्यन उसे यहाँ पर क्यों लाया था और यह सब क्योंकि आर्यन ने यानी कि उनकी गीता के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इस आदमी का हाथ है और यही लोग है। निहारिका यही सोच रही होती है तभी वह देखती है कि आर्यन को कुछ पुलिस वाले मिलकर उसे आदमी से दूर कर रहे थे, क्योंकि इसी तरह आर्यन उसे आदमी को मारता रहा तो वह मर जाएगा। एक पुलिस वाला आर्यन को समझा रहा था, लेकिन आर्यन उन पुलिस वालों से खुद को छुड़ाकर बार बार उसे आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर निहारिका आर्यन के पास आते हुए बोली, अब भी शांत हो जाओ, इससे इसकी की सजा कानून देगा, हम नहीं। लेकिन निहारिका की बात सुनकर आर्यन उसे गुस्से से देखकर बोला, नहीं, इसे इसकी किए की सजा में ही दूंगा और इसे पता होना चाहिए कि इसने किसकी बहन के साथ वह सब करवाया है, अब इनमें से कोई नहीं बचेगा। और आर्यन की बात सुनकर निहारिका एकदम उसके गले लगकर उससे बोली, हाँ आपने सही बोला, इसे मारना ही चाहिए, लेकिन कानून ही इसकी सजा देगा तो बढ़िया होगा, और उससे पहले आपको अपनी बहन की अंदर से इन सब का डर खत्म करना होगा, उसके आगे इन सबको सजा मिले तो अच्छा होगा।
निहारिका के ऐसा करने से और उसकी बात सुनकर आर्यन उसे कसके अपने सीने से चिपका लेता है और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिनका एहसास होते ही निहारिका प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, हब्बी आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना जब हमारी गीता को पता चलेगा कि इन लोगों को उनकी किए की सजा मिलने वाली है तो वह फिर से पहले जैसी हो जाएगी। और यह सब देख रहे वो पुलिस वाला फिर अपने सभी पुलिस वालों से कहता है कि इन लोगों को सभी को गिरफ्तार कर ले और इस होटल को बंद कर दे। और जिसे सुनकर पुलिस वाले उन लड़कियों, उन लड़कों और उसे होटल के बाकी सभी स्टाफ को धीरे धीरे गिरफ्तार करते हैं और सभी को एक बड़ी सी जीप में बैठा कर देते हैं। उस होटल के बाहर अपनी कार के पास खड़े निहारिका और आर्यन ये सब देख रहे थे कि पुलिस ने उसे होटल को बंद करके सभी अपराधियों को पुलिस की जीप में बंद करके ले जा रहे हैं। आखिर में वो पुलिस वाला आर्यन के पास आकर बोला, थैंक्स सर, अगर आप नहीं होते तो हम कभी इतने बड़े गैंग को नहीं पकड़ पाते और आप चिंता मत कीजिए, अब इनमें से कोई नहीं बचेगा, लेकिन इन्हें सजा दिलाने के लिए उन लड़कियों के पास हमें जाना होगा जिनके साथ इन लोगों ने रेप किया था और हो सकता है कि उनमें से कुछ लड़कियां हमारे साथ ना आए और गवाही न दे इनके खिलाफ कोर्ट में, तब हमें आपकी बहन की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज आप इसके लिए तैयार रहे। उसे पुलिस वाले की बात सुनकर निहारिका आर्यन को देखती है तो आर्यन पुलिस वाले से बोला, ठीक है इंस्पेक्टर, मेरी बहन इन लोगों के खिलाफ गवाही देगी, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यानी कि यह खबर मीडिया में नहीं जानी चाहिए कि उन लड़कियों में मेरी एक बहन भी थी जिसके साथ रेप हुआ था। आर्यन की बात सुनकर वो पुलिस वाला थोड़ी देर सोचकर बोला, ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बहन के बारे में मीडिया तक ये खबर ना पहुंच पाए, बल्कि मैं उन लड़कियों की भी नाम और तस्वीरें मीडिया में नहीं जाने दूंगा और कोर्ट से अपील करूंगा कि इस केस में जिन लड़कियों के साथ ही ऐसा हुआ उन सभी को कोर्ट में गवाही देने के लिए ना बुलाया जाए। इतना बोल वो पुलिस वाला आर्यन से हाथ मिलाकर चला जाता है और उसके जाने के बाद निहारिका आर्यन को देखती है तो आर्यन उसे कार में बैठने का इशारा करता है और फिर दोनों कार में बैठते ही कार को आर्यन सिंह विला की ओर ले जाने लगता है। निहारिका किसी सोच में गुम थी, जिसे देखकर आर्यन बोला, क्या हुआ वाइफी? तब निहारिका बोली, मैं ये सोच रही हूँ कि आपको कैसे पता चला कि इस होटल में ये सब हो रहा है। और निहारिका की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे भाई से। जिस सुनकर निहारिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो हैरान होकर बोली, एक मिनट, लेकिन मनीष तो गायब था ना, जो तुम्हारे हाथ से बचकर भाग गया था। निहारिका को हैरान देख और उसकी बात सुनकर आर्यन अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर बोला, क्या मौत से कोई बच सकता है, और तुम्हारे भाई ने तो मेरी बहन के साथ वह सब करने का एक ऐसा अपराधी है जिसे मैं छोड़ सकता ही नहीं था, तो मैंने अपने कुछ आदमी को उसके पीछे लगा दिया था। वह सुबह अपने किसी दोस्त के घर से निकल रहा था, उसी समय मेरे आदमी ने उसे पकड़ लिया और बिना मेरे बारे में उसे बताए उसे इतना मारा कि उसने सब कुछ बता दिया कि होटल में क्या क्या हुआ था। फिर मैं अपने एक दोस्त की मदद से पता लगाया तो मुझे पता चला कि इस होटल में ऐसा कुछ होता है, लेकिन जब भी किसी ने इस बारे में आवाज उठाई तो किसी ने उसे मारकर बात को वही दबा देता, यानी कोई तो था जो नहीं चाहता था कि इस होटल के बारे में पता कि इस होटल में क्या क्या होता है। और पुलिस के साथ मिलकर मुझे प्लान बनाना पड़ा, क्योंकि पुलिस डायरेक्ट आती तो ये लोग उनको कुछ पता चलने नहीं देते, तभी मुझे तुम्हारे साथ इस तरह आना पड़ा। और अब देखो सब कुछ पता चल गया, लेकिन अभी भी नहीं पता कि वह कौन कौन है जो इस होटल को चला रहा है, उसे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जिसे सुनकर निहारिका बोली, हाँ यह आपने सही बोला और मुझे लगता है कि पुलिस और उन तक पहुंची जाएगी अब। जिसे सुनकर आर्यन गहरी सांस लेकर बोला, उम्मीद तो यही करते हैं। और इसी तरह बातें करते हुए कार सिंह विला के अंदर इंटर होती है और घर के मेन डोर के आगे रुक जाती है। अभी तक रात के 11 बजे चुके थे। निहारिका और आर्यन कार से उतरकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर के अंदर आ जाते हैं और वो सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ जा ही रहे थे, तभी उन्हें किचन में से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर दोनों कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखते हैं। और फिर निहारिका आर्यन से बोली, लगता है किचन में कोई है, रुको मैं देख कर आती हूँ। इतना बोल वो जाने लगती है, लेकिन आर्यन उसका हाथ पकड़कर बोला, रुको मैं भी चलता हूँ, हो सकता कोई चोर मोर तो नहीं आया होगा घर में, इस तरह जाना सही नहीं होगा। और फिर आर्यन निहारिका का हाथ पकड़े ही उसे पीछे कर खुद आगे जाने लगता है और उसके पीछे निहारिका गहरी सांस लेकर जाने लगती है। उसका पति बहुत जासूस कर रहा है आजकल। निहारिका आर्यन के पीछे किचन की तरफ जाते हुए धीरे से बोली, हब्बी कहीं बबीता तो नहीं है, खाने के लिए कुछ बना रही हो?
जिसे सुनकर राज आगे बढ़ते हुए बोला, धीरे धीरे, हाँ हो तो सकती है, लेकिन वह इतनी डरपोक है, वो पानी लेने भी आएगी नहीं किचन में रात में, और गीता की हालत ऐसी है कि वह उसके साथ अभी आएगी नहीं, तो मुझे लगता है कि वह तो नहीं है, और उन दोनों के अलावा घर में और कोई है नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है कि हो ना हो कोई चोर ही आया है। आर्यन की बात सुनकर निहारिका कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन हब्बी ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे घर की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, और ऊपर से अगर कोई आया भी होगा तो किचन में क्या रखा है, क्या वो हमारे घर खाना खाने के लिए आया है। इतना बोल निहारिका मासूम सा चेहरा बना लेती है। आर्यन जिसे सुनकर एक नज़र पीछे पलटकर उसे देखा है, सच में कभी कभी यह लड़की बच्चों जैसी बातें करने लगती है, मतलब चोर खाना खाने क्यों आएगा। और आर्यन को खुद को इस तरह देखता हुआ देखकर निहारिका बोली, क्या हुआ, कहीं मैंने सही तो नहीं बोला, बेचारा लगता है बहुत भूखा है, देखो कितने जोर जोर से आवाज कर रहा है, लगता है कुछ खाने के लिए बना रहा है। और निहारिका की बात सुनकर आर्यन अपना सिर पकड़ लेता है और फिर उसे देखते हुए बोला, अच्छा तो फिर चलो तुम भी उसकी मदद करना खाना बनाने में, फिर हम साथ में खाएंगे तीनों मिलकर। आर्यन की बात सुनकर निहारिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो फिर कुछ सोच कर बोली, अच्छा ठीक है चलो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि हो ना हो वो हमारे घर में खाने की चोरी करने के लिए आया है। निहारिका और उसकी बात को इग्नोर करके आर्यन फिर से धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगता है। निहारिका आर्यन के पीछे चलती हुई उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, हब्बी मुझे डर लग रहा है, अगर उसने हम पर हमला कर दिया तो। और निहारिका की बात सुनकर आर्यन बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, देखा नहीं मैं कैसे लोगों को मारा था होटल ने, तो एक चोर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। निहारिका आर्यन की बात सुनकर बोली, हाँ मुझे पता है कि आप अच्छी फाइट कर लेते हो, लेकिन उन लोगों ने आपके सामने से हमला किया, और यहाँ चोर है, चोर हमेशा पीछे से धोखे से हमला करते हैं, तो हमें सावधानी से हर एक कदम रखना होगा। आर्यन को फिर से निहारिका के ऊपर गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करे निहारिका को चुप रहने का इशारा करके उसका हाथ पकड़कर किचन के डोर के पास आकर धीरे से अंदर दिखता है, और उसके साथ निहारिका भी अपना चेहरा उसके पीछे से निकालकर जब अंदर देखती है तो कोई काले कपड़े पहने हुए उनकी तरफ पीठ करे खाने के लिए कुछ बना रहा था, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं कि यह कौन है और सच में ये खाना क्यों बना रहा है, क्या निहारिका ने सही बोला था कि यह भूखा चोर खाना खाने के लिए उनके घर आया। आर्यन ये सोचकर निहारिका की तरफ देखता है, एक नज़र पीछे पलटकर जो खुद अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके सामने देख रहे थी, और आर्यन को खुद को देखा हुआ देखकर बोली, हब्बी यह तो। लेकिन तभी आर्यन उसे घूर के देख उसे चुप रहने का इशारा करता है, तो निहारिका हाँ में सिर हिलाकर अपने होठों पर उंगली रख लेती है। आर्यन फिर किचन के अंदर आकर निहारिका के हाथ में चाय बनाने वाला बर्तन देता है और उसे इशारा में बोला कि जब वो उस आदमी को पकड़ लेगा तब निहारिका उस आदमी के सिर पर दे मारे इसे। जिसे समझकर निहारिका हाँ में सिर हिलाकर उस बर्तन को पकड़ लेती है कसके, और हमले के लिए तैयार हो जाती है, और आर्यन उस आदमी को पीछे से उसकी गर्दन पकड़ने के लिए जाता है। आर्यन आगे बढ़ के जल्दी से उसे काले कपड़े पहने हुए आदमी को पीछे से उसके गले में हाथ डालकर उसे पकड़ता है, और पीछे मुड़कर निहारिका से जोर से बोला, लो वाइफी मारो इसे। और आर्यन के ऐसा करने से निहारिका जल्दी से अपने हाथ में लिए उसे बर्तन को ऊपर करती है, और वो उसे आदमी के सिर पर उसे मारने ही वाली होती है जोर से, तभी निहारिका की नज़र उसे आदमी के चेहरे पर जाती है और वह अपने हाथ को वहीं रोक लेती है शौक होकर। जिसे देखकर आर्यन गुस्से से बोला, अरे देख क्या रही हो, ये चोर है, तुम्हारा कोई दोस्त या पड़ोसी नहीं जो तुम्हारे घर चुपचाप खाना खाने के लिए आया हो, इसे मारो वरना ये हम पर हमला करेगा। तभी निहारिका के मुंह से एक शब्द निकलता है जो अपने सामने खड़े इंसान को मुंह खोल देखे जा रही थी, रवि। जिसे सुनकर आर्यन कंफ्यूज होकर बोला, रवि? रवि तो हॉस्पिटल में है और तुम उसका नाम क्यों ले रही हो? लेकिन तभी वो काले कपड़े पहने हुए आदमी आर्यन के हाथ को अपने गले से थोड़ा दूर करके गहरी सांस लेकर बोला, अरे भाभी भाई मैं हूं, क्या कर रहे हो, मुझे मारोगे क्या? जिसकी आवाज सुनकर निहारिका जल्दी से अपने हाथ में लिए बर्तन को वापस उसकी जगह रखकर बोली, अरे देवर जी तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम तो अस्पताल में थे ना। आर्यन पहले रवि की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है, और फिर जब वह निहारिका को ऐसा करके देख और उसकी बात सुनता है तो जल्दी से अपना हाथ पीछे लेकर उसे आदमी को अपनी तरफ मोड़ देता है। तो रवि को देख वह हैरान होकर बोला, रवि तुम हॉस्पिटल से कब आए? डॉक्टर ने मना किया था ना तुम्हें एक दिन, और तुम्हें वहां पर रहना था, फिर तुम क्यों आए? आर्यन की बात सुनकर और उसका हाथ अपने गले से हटा हुआ देखकर पहले तो रवि गहरी गहरी सांस लेता है, और फिर निहारिका और अपने भाई को देखकर बोला, वो मुझे बुरा लग रहा था इसलिए मैं वहां से भाग आया, लेकिन आप वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आप लोग मेरी जान लेने पर क्यों तुले थे? अगर भाभी ने वो बर्तन मेरे सिर पर मार दिया होता तो पक्का मैं मर ही जाता, क्या आप दोनों मुझे फिर से अस्पताल पहुंचाने के चक्कर में थे?
इतना बोल वह बुरा सा मुंह बना लेता है। और उसकी बात सुनकर निहारिका जल्दी से उसके पास आकर बोली, नहीं नहीं देवर जी, आप गलत समझ रहे हैं, मैं भला आपको क्यों मरने लगी, बल्कि मैं तो आपके भाई को मना किया था कि हो सकता है कि कोई भूखा हमारे घर आया हो, उसे मारना थोड़ी चाहिए, तो ये बोले कि चोर है उसे मारना जरूरी है। निहारिका एकदम से पलट जाती है, जिसे देखकर आर्यन हैरान होकर उसे देखने लगता है और रवि गुस्से से अपने भाई को देखकर बोला, भाई क्या आपको मैं इतना बुरा लगने लगा, कह देते मैं वापस हॉस्पिटल चला जाता हूँ। आर्यन रवि की बात सुनकर एक नजर निहारिका को गुस्से से देखता है, जिसने अपना सिर नीचे करके उसे अपने दांत दिखा दिए थे। और फिर आर्यन रवि से बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस गलतफहमी हुई थी, क्योंकि हमें पता था कि घर में कोई आदमी नहीं है, तुम और दादाजी तो अस्पताल में थे, बबीता और गीता अपने रूम से निकलती नहीं है रात को, और मैं और तुम्हारी भाभी अभी बाहर से आ रहे थे, जब हमें किचन में बर्तनों की आवाज आई तो हमें लगा कोई चोर है, इसलिए हम यहाँ आ गए। आर्यन की बात सुनकर रवि अपना सिर पकड़कर बोला, हे भगवान, कोई चोर है तो वह आपकी किचन में क्यों आएगा, आपके रूम में जाएगा ना, वहां पर चोरी करेगा, किचन में क्या मिलेगा उसे खाना। और उसकी बात सुनकर निहारिका बोली, हाँ हाँ देवर जी, मैं भी तुम्हारे भाई से यही बोला था कि कोई चोर भला खाना क्यों चोरी करेगा। और निहारिका की बात सुनकर रवि कुछ बोल पाता उससे पहले ही आर्यन उसे घूर के देखकर बोला, तुम इतनी कैसे पलट सकती हो, तुमने बराबर मेरा साथ दिया था और तुम ही तो बोल रही थी कि तुम्हें डर लग रहा है। आर्यन की बात सुनकर निहारिका बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हाँ तो मैंने ये बोला कि मुझे डर लग रहा है, ये थोड़ी बोला कि उसे चोर को जाकर मारो। जिसे सुनकर आर्यन बोला, अच्छा तो अब सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया, वैसे खुद ही तो बोल रही थी कि वह चोर है, पीछे से हमला करेगा, बच के रहना, बाकी लोग तो आगे से हमला करते हैं लेकिन चोर हमेशा पीछे से हमला करता है। और आर्यन की बात सुनकर निहारिका भी गुस्से में बोली, हाँ तो मैंने ये बोला, ये थोड़ी बोला कि आप भी चोरों की तरह ही उसे पीछे से मारे। निहारिका की बात सुनकर आर्यन उसे कुछ बोल पाता उससे पहले ही रवि दोनों को जोर से आवाज लगाकर शांत करते हुए बोला, चुप रहो आप दोनों यार, मैं समझ गया आप दोनों को गलतफहमी हुई थी, अब आप दोनों लड़ना बंद करोगे क्या। रवि की बात सुनकर भी आर्यन और निहारिका एक दूसरे को गुस्से से देखना बंद नहीं करते, जिसे देखकर रवि बोला, ओके अब तुम लोग जाओ, आराम से जाओ। और इतना बोल वो पलटकर फिर से अपनी मैगी को देखने लगा था जो बन रही थी वो गैस पर। रवि की बात सुनकर और उसे ऐसा करता हुआ देखकर निहारिका उसके पास आकर जब ये देखती है कि रवि अपने लिए मैगी बना रहा है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और मुंह में पानी आने लगता है, और वह रवि का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए बोली, वाह देवर जी, तो मैगी बना रहे हो, मुझे भी खानी है। जिसे सुनकर आर्यन बोला, ओके मैं भी खाऊंगा फिर। और आर्यन की बात सुनकर निहारिका बुरा सा मुंह बनाकर बोली, आप क्यों खाओगे, महंगी मैगी मेरा देवर मेरे लिए बना रहे हैं तो मैं और वो ही खाएंगे, आप जाइए जाकर सो जाओ। निहारिका को इस तरह मुंह बनाता वो देखकर और उसकी बात सुनकर आर्यन रवि के कंधे पर हाथ रखकर बोला, लेकिन तुम भूल रही हो कि तुम्हारे देवर होने से पहले वह मेरा भाई है, तो वह मेरे लिए मैगी बना रहा है, मैं और मेरा भाई खाएंगे, तुम जाकर सो जाओ। और उसकी बात सुनकर निहारिका उसे घूर के देखने लगती है और रवि अपना सिर पकड़ लेता है, ये दोनों हो हुआ क्या है आज। रवि कुछ बोल पाता उससे पहले ही निहारिका और आर्यन फिर लड़ने लगते हैं कि मैगी वो खाएगा, रवि उसके लिए मैगी बना रहा है, नहीं उसके लिए बना रहा है। और जब रवि ये देखता है तो मैगी का पूरा कटोरा कपड़े से पकड़कर निहारिका के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, लो आप दोनों खा लो, मैं और कुछ खा लूंगा। और इतना बोलो सामने फ्रिज खुलता है और उसमें से कुछ फल उठाता है और एक पानी की बोतल लेकर दोनों को देखते हुए चला जाता है किचन से। और उसको जाता हुआ देखते रह जाते हैं दोनों, अपना मुंह खोले। निहारिका अपने हाथ में मैगी की कटोरा को देखकर उसे आर्यन के हाथ में पकड़ा कर बोली, लो खा लो, भर लो, अपना पेट कर दिया ना मेरे देवर को नाराज, विचारक कितनी रात को प्यार से मैगी बना रहा था, तुमने लड़के उसका सारा दिमाग खराब कर दिया, मुझे भी नहीं खाना, अब जाओ। इतना बोल बुरा सा मुंह बनाकर किचन से बाहर चली जाती है। और आर्यन हैरानी से अपने हाथ में मैगी की कटोरा को देखने लगता है, क्या वो लड़ाई कर रहा था। निहारिका किचन से बाहर आकर रवि को सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ जाते हुए देखकर बोली, रवि रुको, देखो अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, इनसे पेट नहीं भरेगा तुम्हारा। और निहारिका की बात सुनकर रवि जो ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा था वो पलटकर उसे देखकर बोला, नहीं भाभी हो जाएगा, वैसे भी मुझे बस थोड़ी ही भूख लग रही थी, मैं मैगी बनाने का सोचा, लेकिन अब आप लोग खा लीजिए उसे, और हाँ दोनों प्यार से खाना, लड़ना मत, मैं आप दोनों के लिए बनाई थी प्यार से। इतना बोल रवि मुस्कुराकर अपने रूम में चला जाता है। और रवि की बात सुनकर निहारिका मुस्कुराने लगती है, तभी उसके पीछे से आर्यन अपने हाथ में मैगी का कटोरा लेकर आकर बोला,
हाँ तो चलो, हमें प्यार से खाना है ना, मैगी रवि ने हम दोनों के लिए बनाई है। आर्यन की बात सुनकर और उसे देखकर निहारिका उसके हाथ से महंगी का कटोरा लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए बोली, अब तो मैं अकेली खाऊंगी, आप बैठे रहो। और उसकी बात सुनकर और उसे करे पूरी मैगी का कटोरा ले जाते हुए देखकर आर्यन उसके पीछे जाते हुए बोला, रुको निहारिका, हम दोनों को साथ में खानी है, वह हम दोनों की है। आर्यन और निहारिका अपने रूम में आकर डोर अंदर से बंद करते हैं और दोनों बेड पर बैठकर प्यार से मैगी खाने लगते हैं। एक ही कटोरे में से बीच बीच में आर्यन अपने मुंह में ली हुई मैगी को निहारिका को किस करते हुए उसके मुंह में रख उसे खिला दिया करता था, जिससे निहारिका हैरान और उससे परेशान हो गई थी और वह समझ गई थी कि आगे से उसे इस आदमी के साथ अकेले में कुछ भी खाने से बचना होगा। इतना भी प्यार अच्छा नहीं रहता, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था आर्यन के साथ इस तरह मैगी खाना, क्योंकि उसे पता था कि आर्यन मैगी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था और उसने थोड़ा भी नहीं खाई होगी मैगी, बल्कि जो खाई हुई उसे खिला दी। मैगी खाने के बाद दोनों पानी पीकर फिर कपड़े चेंज करते हैं और एक दूसरे के बाहों में लेट जाते हैं बेड पर। निहारिका आर्यन के बाहों में लेटे उसे देखते हुए बोली, अब भी मुझे एक बात समझ में नहीं आए। आर्यन जो अपनी आंखें बंद करे निहारिका को खुद से चिपकाए लेटा था, जब वह निहारिका की बात सुनता है तो अपनी आंखें खोलकर उसे देखकर बोला, कौन सी बात समझ में नहीं आई वाइफी तुम्हें? आर्यन की बात सुनकर निहारिका ऊपर देखते हुए बोली, यही कि पहले रूपाली की शादी उसे अर्जुन से हो गई होगी। हमारी कितनी विनती करने के बाद भी उसकी दादाजी नहीं माने थे और रूपाली ने भी मना कर दिया था कि वह रवि से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं रवि की आंखों में वह दर्द देखा था रूपाली को खोने का, जो कभी हमारी आंखों में था जब हम एक दूसरे को खो रहे थे। निहारिका की बात सुनकर आर्यन भी गहरी सांस लेकर बोला, हाँ उसे पल को मैं कैसे भूल सकता हूँ, वह दिन मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि उसे टाइम मुझे इतना दर्द हो रहा था, दिल में ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं ही नहीं, लेकिन तुमने बोला था तो मुझे जाना ही था, क्योंकि मैं तुमसे पहले ही बोला था कि जिस दिन तुम मुझे बोलोगी मैं चला जाऊंगा, वो जब तक नहीं बोलोगी तब तक कोई भी मुझे कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निहारिका आर्यन की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है, फिर प्यार से उसके सीने पर हाथ फिरते हुए बोली, सॉरी लेकिन आपको पता है ना, मैं आपको उन लोगों द्वारा बेइज्जती होती नहीं देख पा रही थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा था। निहारिका की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करके बोला, हाँ मुझे पता है, तभी तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। और रही रवि और रूपाली की बात, तो शादी एक ऐसी चीज होती है जिसमें लड़का और लड़की दोनों की मर्जी हो तो अच्छा है। अगर वह लड़की रूपाली हमारे रवि से प्यार नहीं करती थी तो वह उससे शादी भी कर लेती ना, तब भी हमारा रवि दुखी रहता। इससे अच्छा तो यही हुआ कि उसने किसी और से शादी कर ली, और देखना रवि भी उसे जल्दी बाहर आ जाएगा। निहारिका आर्यन की पूरी बात सुनकर बोली, हाँ यह आपने सही बोला, लेकिन जब हम लोग बिछड़े थे तो एक दूसरे के बिना कितनी रोए थे, लेकिन हमारे रवि को देखो 2 घंटे नहीं हुई उसे लड़की की शादी को, और रवि मैगी बना रहा था घर पर आकर, क्या उसे लड़की की शादी से इतनी खुशी हो गई कि वह पार्टी कर रहा था मैगी की। और निहारिका की बात सुनकर आर्यन जब उसके चेहरे की तरफ देखा है तो वह मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी, जिसे देखकर आर्यन मुस्कुराकर बोला, तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है, ये तो अच्छी बात है ना, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा उसे लड़की की शादी से, इसका मतलब रवि के दिल में भी उसके लिए कोई खास प्यार नहीं था। निहारिका आर्यन की बात सुनकर नामे सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि उन दोनों के बीच में प्यार नहीं था। आपको पता है जब हमारी शादी हो रही थी ना, तो ये दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग पर बात करते थे प्यार भरे, सोचो इनका प्यार कितना गहरा है। हमने तो आज तक फोन पर एक दूसरे से बात नहीं करी और ये दोनों वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे थे। इतना बोल निहारिका बुरा सा मुंह बना लेती है, जिसे देखकर आर्यन को हंसी आने लगती है और वह हंसते हुए बोला, तो तुम क्यों इतनी जल रही हो, क्या चाहती हो कि हम भी वीडियो कॉलिंग पर बात करें एक दूसरे से इस तरह? आर्यन की बात सुनकर निहारिका पहले तो मुस्कुराने लगती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, नहीं नहीं रहने दीजिए, अब तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी। देखो हमारे रवि और उसे लड़की को वीडियो कॉल पर कितनी प्यारी बातें करते थे, जैसे इससे ज्यादा प्यार किसी का हो नहीं हो, और अब देखो उसे लड़की की शादी भी हो गई और ना उसे फर्क पड़ा ना इस फर्क पड़ा। इससे अच्छा तो हमारा प्यार था, हमने भले ही फोन पर एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन हमारा प्यार इतना सच्चा है कि एक अगर दूसरे से बिछड़ता है तो दोनों की आंखों में आंसू आते हैं। निहारिका की यह बात आर्यन के दिल को छू जाती है और वह उसे कसके अपने बाहों में भर के उसके माथे पर किस करके बोला, हाँ हमारा प्यार सबसे अलग है। निहारिका आर्यन कैसे करने से उसके सीने पर अपना सर रख कर बोली, और मैं अपने देवर के लिए भी ऐसी लड़की लाऊंगी जो वीडियो कॉलिंग और फोन से ज्यादा मेरे देवर को प्यार करे। वह लड़की इतनी भी खास नहीं थी, मैं उससे अच्छी लड़की लेकर आऊंगी अपने देवर के लिए, आप देखना। और निहारिका की बात सुनकर आर्यन मुस्कुरा के बोला,
ओके लेकर आना, लेकिन अभी सो जाओ, रात काफी हो गई और रवि यहाँ भगा है तो दादाजी अकेले हॉस्पिटल में होंगे, जैसे उनकी चिंता नहीं है क्योंकि मेरे गार्ड हमेशा उनके साथ रहते हैं और भी अस्पताल में तो वहां पर कोई आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी हम सुबह जल्दी लेने चलेंगे उनको अस्पताल से। आर्यन की बात सुनकर निहारिका हाँ बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है आर्यन के बाहों में, जिसे देखकर आर्यन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और दोनों एक दूसरे के बाहों में गहरी नींद में चली जाते हैं। दूसरी तरफ रवि के रूम में रवि कुछ देर अपने बेड पर बैठा रहता है और फिर अपनी घड़ी में टाइम देखता है और अपने हाथ में लिए फलों को उठाता है, साथ में एक पानी की बोतल लेकर वापस रूम का डोर खोलकर रूम से बाहर आता है और धीरे धीरे कदमों से सीढ़ियों से नीचे आकर सीढ़ियों के नीचे बने एक रूम में चला जाता है जहां काफी अंधेरा था। तो वह अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है और उसे साइड में लगे दीवार के पास एक बटन को दबाता है जिससे कि उसे दीवार में एक गेट खुल जाता है। उसे देखकर रवि पहले अपने फोन की लाइट बंद करता है और फिर उसे रूम के अंदर चला जाता है। रवि उसे रूम में आकर सामने कुर्सी पर बैठी लड़की को देखता है जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वह धीरे धीरे अपनी बंद आंखों से रवि को देखकर बोली, तुम क्यों आए मेरे पास, मर जाने दो मुझे, जाओ यहां से, मैं मरना चाहती हूँ। जिसे सुनकर रवि गुस्से में बोला, नहीं तुम नहीं मर सकती, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम नहीं मरोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ फल। इतना बोल वह उसे लड़की के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। वो लड़की अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लाकर बोली, क्यों रवि सिंह, क्या हुआ, क्या मुझ पर दया आने लगी तुम्हें? तुम कैसे भूल सकते हो कि मैं तुम्हें धोखा दिया है, मैं तुम्हारी भाभी की बेइज्जती की है तो मुझे सजा मिल रही है ना, अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ ना खाना ना कुछ पीना, मैं सिर्फ मरना चाहती हूँ। और उसकी बात सुनकर रवि गुस्से से अपने हाथ में लिए फलों और पानी की बोतल को पहले साइड टेबल पर रखता है और फिर उसे लड़की का चेहरा पकड़कर गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ रूपाली, मैं चाहता हूँ कि तुम मारो, लेकिन मैं चाहूंगा तुम्हें कैसी मौत मिलेगी, क्योंकि तुमने मुझे एहसास दिला दिया है कि प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ प्यार का मजाक बनाकर रख देती है। खैर छोड़ो, तुम्हारी गलतियां की लिस्ट इतनी बड़ी है कि तुम सुनते सुनते पागल हो जाओगी और मैं बताते बताते थक जाऊंगा, तो वह सब छोड़ो और तुम्हारी यही सजा कि अब तुम कभी इस रूम से बाहर नहीं जा सकती, यहीं पर रहो। इतना बोल वो उसके हाथ खोल देता है और फिर पैर भी। वो लड़की रूपाली अपने हाथ खुले हुए देखती है तो सबसे पहले वह अपने सिर पर हाथ रखती है तो उसकी मान भर चुकी थी और फिर अपने गले में पहनी हुई मंगलसूत्र को देखकर सामने बैठे रवि को देखकर बोली, रवि मैं तुमसे ऐसी शादी की उम्मीद नहीं की थी, क्या हो गया, ये कहा मैंने सपने देखे थे कि हमारी शादी मेरे दादाजी के मर्जी के। लेकिन वह आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रवि जो अपने हाथ में लिए सेब को चाकू से काट रहा था वह उसे गुस्से से देखकर बोला, ये शादी नहीं है, तुम्हारी सजा है उम्र भर की, जो मैंने तुम्हें तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर और तुम्हारी गले में मंगलसूत्र पहनाकर तुम्हें दिया। तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ हो, बाकी तुम अब कभी यहाँ से बाहर शायद कभी नहीं जाओगी। अच्छा तो खाओ पियो सो और अपनी जिंदगी यहीं पर निकालो, पूरी बाहर की दुनिया तो तुम कभी नहीं देख पाओगी। रवि की बात सुनकर रूपाली अपना सिर नीचे करके बोली, ठीक है रवि, मैं ये सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी एक आखिरी और इच्छा पूरी कर सकते हो? इसीलिए कर दो क्योंकि तुमने कभी मुझसे प्यार किया था, भले मैंने नहीं किया और लेकिन तुमने किया था, तो उसी के लिए मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। रूपाली की बात सुनकर रवि सारे फलों को काटकर एक प्लेट में रखकर उन्हें रूपाली के आगे करके बोला, ओके मांगो, क्या मांगती हो, लेकिन याद रखना अगर मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। रूपाली हाँ मैं सिर हिला देती है और उसे प्लेट को अपने हाथों में पकड़ सेब का एक टुकड़ा खाते हुए बोली, मुझे मेरे दादाजी को देखना है। इतना बोल डरते हुए रवि को देखने लगती है तो रवि उसे देखकर बोला, ओके लेकिन अभी रात है, कल मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि वे उस समय क्या कर रहे हैं, तो अब चुपचाप सेब खाओ और पानी पियो और उसे बेड पर जाकर बैठो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इतना बोल बाथरूम में जाने लगता है तभी रूपाली कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन तुम्हारा रूम तो और दूसरा है ना। रूपाली की बात सुनकर रवि उसे देखकर टेढ़ी मुस्कान उसे पास करके बोला, अब यही मेरा रूम है और तुम भूल रही हो जान कि हमारी शादी हो चुकी है और आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना। इतना बोल वो बाथरूम में चला जाता है और उसकी बात सुनकर रूपाली की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही रवि बाथरूम का डोर बंद कर देता है और फिर उसे अंदर शावर लेने की आवाज आती है जिसे सुनकर रूपाली डर से कांप उठती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।